बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स 1 का मैरियन की बुक से चैप्टर नंबर 3 ऑसिलेशंस। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसका सलूशन निकाला था। आज हम इसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन। और हम देखेंगे इसका प्रूफ देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये क्वेश्चन एक ही है, इसको 3 तरह से हम देखेंगे क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है x डॉट स्क्वायर। x डॉट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ टाइम। x डॉट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ टाइम, यानी अगर किसी जगह पर अगर इस तरह लिखा हो तो उसका मतलब होगा डेरिवेटिव। x चूँकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी d/dt ऑफ x दैट इज़ वेलोसिटी। तो ये असल में क्या है, वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mx डॉट स्क्वायर, इसका मतलब है ये वेलोसिटी ही है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जब हमने सलूशन निकाला था तो हमारा x आया था a sin ω0t माइनस डेल्टा। तो इसका हम लेंगे अब डेरिवेटिव, यानी x डॉट टाइम डेरिवेटिव दैट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है एज इट इज़ आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, t का डेरिवेटिव 1 और ω0 बाहर आ जाएगा और बाकी इसका जो फेज़ एंगल है वो सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो लास्ट लेक्चर में हमने उसका सलूशन फाइंड किया था उसका हमने टाइम डेरिवेटिव अभी निकाला है। अब हम इस x0 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m और ये x0 की वैल्यू उसका स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा हाफ m a का स्क्वायर ω0 का स्क्वायर cos स्क्वायर ω0t माइनस डेल्टा। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये देखा था कि ω0 का स्क्वायर हमारे पास होता है k/m। ये दोनों कांस्टेंट है, सुप्रीम कांस्टेंट था और ये था हमारे पास मैथ जो कि ये भी था कांस्टेंट। तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको ω0 स्क्वायर को लिखेंगे k/m, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब देखें कि ये m और ये m आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाएगी जो कि है हाफ a² k cos स्क्वायर ω0t माइनस डेल्टा। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, k क्या है, सुप्रीम कांस्टेंट है और j क्या है, फेस एंगल वगैरह है। तो ये था ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट x के लिहाज से। तो उस पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन लगेगा वो अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक पार्टिकल है, हमने उस पर कोई वर्क किया, उसको डिस्प्लेस किया किसी डिस्प्लेसमेंट x पर, तो वो जो हमने वर्क डन किया है इट विल बी रिप्रेजेंट एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैंने लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस द पार्टिकल थ्रू x। यानी हमने इस पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया है, x। The incremental amount of work dW necessary to move the particle by an amount dx against the restoring force F। तो वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, W बराबर FD होता है। तो चूँकि हम यहाँ पर स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर W को dW लिखूँगा इक्वल टू FDX। माइनस मैंने इसलिए लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के, तो नेगेटिव साइन मैंने इसलिए यूज़ किया।
तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ मैंने लगा दिया, एफ की जगह पर माइनस के एक्स और डी एक्स एज इट इज़। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स डी एक्स। अब हम इसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वर्क डन विल बी अपीयर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो U इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जो वर्क डन है वो अपीयर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम W की जगह पर क्या लिख सकते हैं, U, बाकी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो X चूँकि हमें पता है कि ये सोल्यूशन हमने फाइंड किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करें, हाफ के ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी माइनस डेल्टा। तो ये हमारे पास ही आ गई है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम प्लस कर देंगे, इन दोनों का सम जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम दोनों जो एनर्जीज़ हैं उनको आपस में, ये हमारे पास आ गई जी काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, प्लस ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इन दोनों में हाफ के ए स्क्वायर क्या रहा है कॉमन, और बाकी ये दोनों जो टर्म्स हैं एज इट इज़ आ जाएंगी। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये वही फार्मूला है, ये सारे का सारा क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ के ए स्क्वायर। तो देखें कि टोटल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। दिस इज़ अ जनरल रिजल्ट फॉर लीनियर सिस्टम्स। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हम ये प्रूव करेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। जैसा कि आपने देखा कि टोटल एनर्जी में टाइम का जिक्र नहीं था, तो हम इस एनर्जी को कंजर्व्ड एनर्जी कंसीडर करेंगे। क्योंकि हमारी उस एनर्जी में टाइम का जिक्र नहीं था, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, ना ही कोई उसको इफ़ेक्ट कर रही है कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए हम इस एनर्जी को, जो हमने टोटल एनर्जी फाइंड की है, वो क्या होगी, वो एनर्जी हमारे पास कंजर्व्ड होगी। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चूँकि हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सर्कल है, तो आपको पता है कि जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है 2 पाई पर। तो डिस्प्लेसमेंट डी को हम 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे एंगुलर के लिए। यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर 1 कंप्लीट राउंड टिप जो है वो क्या होगी, टाइम पीरियड। तो ये आ जाएगा 2 पाई ओवर टी, यानी v की जगह पर आ जाएगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, d की जगह पर आ जाएगा 2 पाई, और स्मॉल t की जगह पर t लिख लें या t नॉट लिख लें, यानी टाइम पीरियड। तो t नॉट उधर चला जाएगा, ओमेगा इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t नॉट इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ओमेगा हमारे पास क्या होता है, k ओवर m। क्योंकि देखें ओमेगा स्क्वायर होता है k ओवर m, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये क्या आ जाएगा, k ओवर m का स्क्वायर रूट। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, k ओवर m का स्क्वायर रूट। तो t नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, m ओवर k का स्क्वायर रूट। ये बटे के ऊपर जाके हमारे पास बन जाएगा m ओवर k का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपको पता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है म्यू नॉट, वो क्या होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। तो म्यू नॉट आ जाएगा या न्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर टी नॉट। तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी जी 1 ओवर 2 पाई। ये m ओवर k है तो ये k ओवर m हो जाएगा, और ये
2 पाई है तो ये क्या हो जाएगा फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई। तो ये एक्सप्रेशन है जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी का। लास्ट पॉइंट है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड और टोटल एनर्जी। अ सिस्टम एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी आइसोक्रोनस। देखेंगे जो हमने टाइम पीरियड फाइंड किया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसमें किसी किस्म के एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, इसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है। चूँकि इसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है तो ये सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है, इसलिए ऐसा सिस्टम जो कि हो उससे इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोक्रोनस। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स की समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।